बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, इस कहानी की इससे पहले आप 24 किस्तें सुन चुके हैं। अब 25वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। बेहोश पड़े हुए दोनों बदमाश भी शायद कुन अखियों से ये मंजर देख रहे थे और गालबन इसी इंतजार में थे कि कब उनका सरदार राह फरार इख्तियार करे और कब वो उसकी तलकीद करें। वो उसके पीछे एकदम दौड़ पड़े थे और उस लम्हे मैंने देखा कि वो दोनों बदमाश जो सड़क पर जाकर गिरे थे पहले ही गायब हो चुके थे। हमने अपने कपड़े झाड़े, बाल दुरुस्त किए और नायका और लड़की की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर रौनक लौट आई थी। शरफू नागवारी से बोला, तुम्हारे यहाँ आने वाले सब लोगों को क्या इसी तरह उठा टेक करनी पड़ती है? अरे बाबूजी तौबा करें, हमारे कोठे की तरफ तो आज तक किसी ऐसे वैसे आदमी को आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी नहीं हुई। नायका फौरन अपने लहजे में रोब और दबदबा समोने की कोशिश करते हुए बोली, ये तो शायद शहर में नए थे और नए नए ही बदमाश बने हैं। शराब हजम नहीं हो सकी इसलिए मुंह उठाकर आ गए, वरना इनकी भला क्या जरूरत थी। हम पक्के डेरेदार हैं, कोई खाना बदोश नहीं है। इस बाजार में अपनी बड़ी इज्जत है। ऐसे ओछे बदमाशों का हमारे पास बड़ा पक्का बंदोबस्त रहता है। लेकिन बस इत्तेफाक ही है कि आज हमारे आदमी जरा फिल्म देखने गए हुए हैं, वरना दरवाजे पर ही उनका भरता बना देते। बेशक बेशक, शरफू ने तायद में सर हिलाया। ये जो लड़की आपके सामने अपने फन का मुजाहरा कर रही है, ये कोई मामूली लड़की नहीं है। उसने उस वक्त की एक मशहूर फिल्मी हीरोइन का नाम लिया। उसकी सगी बहन है जी ये। बेशक बेशक, शरफू ने एक बार फिर सादत मंदी से गर्दन हिला दी। बैठे जी, आप तशरीफ रखें। बाई जी शरफू का हाथ थामते हुए बोली। उनके लहजे में वज़ादारी की बोझल तहों में लिपटी हुई एक इल्तिजा थी। अभी तो रात पड़ी है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप हुक्म करें, मैं आपको यही मंगवा देती हूँ। बस बाई जी हमें अब इजाज़त दें। शरफू इंतहाई मुलायमत से बोला, हम शरीफ और ज़रा बुज़दिल से लोग हैं। मुझे अंदेशा है कि लड़ाई और धींगा मुश्ती की खबर पाकर कोई गश्ती सिपाही वगैरह इस तरफ ना निकले या वो लोग खुद ही फरियाद लेकर थाने ना जा पहुंचे। आपको मालूम है हम जैसे शरीफ लोग थाने कचहरी के चक्कर से ज़रा घबराते हैं। बाई जी ने एक लम्हे के लिए मुतजब्बब से अंदाज में मेरी और फिर शरफू की तरफ देखा, गोया फैसला न कर पा रही हूँ कि शरफू की बात पर यकीन करें या ना करें। अगर हम इतने ही शरीफ आदमी होते जितना कि शरफू जाहिर करने की कोशिश कर रहा था, तो बदमाशों की आमद पर एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर जूतियाँ छोड़कर भाग चुके होते, या फिर इस वक्त कोठे से बाहर पड़े अपनी हड्डियाँ सुला रहे होते। खुद फरेबी, सादगी या फिर मसलत कोशी की इंतहा थी कि बाई जी ने शरफू की बात पर यकीन जाहिर करने का फैसला किया और जल्दी से बोली, थाने कचहरी से आप मत घबराएं बाबूजी, अल्लाह के फजल से बड़ी इज्जत है अपनी थाने कचहरी में। हमने सबसे बना कर की हुई है और फिर हमारी यूनियन भी है, आप फिक्र न करें। मैं इस गुंडागर्दी का मामला अपनी यूनियन के सामने भी पेश करूंगी। बस भाई जी, मैंने अर्ज किया ना कि हम अब किसी कीमत पर भी नहीं ठहर सकते। शरफू कदरे रुखाई इख्तियार करते हुए बोला, हमारा अब मजा किरकिरा हो गया है। दूसरा, मुझे एक काम भी याद आ गया है। आप ऐसा करें, आप ये रख लें। शरफू ने मेरी जेब से 100 का एक नोट निकाल कर बाई जी की तरफ बढ़ा दिया। मेरा ख्याल था कि अब बाई जी की बातें खिल जाएंगी और वो बासानी हमें जाने की इजाज़त दे देंगी, क्योंकि लालच की परछाइयाँ गोया मुस्तकिलन उनके चेहरे पर डेरा डाले हुए थी। लेकिन खिलाफ तवक्का ये परछाइयाँ गहरी संजीदगी की तह में छुप गईं। उन्होंने अजीब सी नज़रों से शरफू की तरफ देखा और अजीब ही अंदाज में मुस्कुराई। बाबूजी, आप तो इस नौजवान को कोठे के आदाब सिखा रहे थे, मगर खुद भी शायद भूल गए। बाई जी धीमे लहजे में बोली, हम यूं ही भला रकम क्यों लें, हम भीख तो नहीं खाते। शरफू ने घबरा कर नोट मेरी जेब में ठूस दिया और मेरा हाथ पकड़कर तेजी से दरवाजे की तरफ चल दिया। बाहर आने से कबल मैंने लड़की की तरफ देखा। वो सर झुकाए सजिंदों के करीब खड़ी थी और अपने नाखूनों का जायजा ले रही थी। मैंने जिस लम्हे उसकी तरफ देखा, ऐन उसी वक्त उसने सर उठाया। एक सानिया के लिए मेरी नजरें मिली। उसकी आंखें सपाट थीं, हर तासर से आ रही। हम बाहर आ गए। कुछ लोग जो कोठे पर होने वाले हंगामे की तरफ मुतवज्जा हो गए थे इधर उधर खड़े थे। हमें देखकर वो तितर बितर हो गए। शरफू तेज कदमों से उसी तरफ वापस चल दिया जिधर से हम आए थे। चंद लम्हे पहले बाई जी की बातें सुन के मेरा इरादा था कि बाहर जाकर खूब कह के लगाऊं। शायद मैं और शरफू शक्ल से इतने ही बेवकूफ़ नजर आते थे कि उन्होंने बेतकान गप्पें हाँक दी थी। मैं अपने बारे में तो यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। ऐन मुमकिन है मेरी शक्ल पर हमाकत बरसती महसूस होती हो, लेकिन शरफू तो खासा माकूल आदमी मालूम होता था और उसके बालों में सफ़ेदी की झलक भी थी। उसके अलावा बाई जी ये भी देख चुकी थी कि वह बाजार हुस्न में नया नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने खूब ऊंची हाँकी थी, मगर अब बाहर आकर मुझ में उनकी बातों पर हंसने की सकत नहीं रही थी। बाई जी के आखिरी जुमले से मुझे धचका सा लगा था, खुसूसन ये अल्फाज, हम भीख तो नहीं खाते। उस जुमले ने मेरे ख्यालात में
अजीब सी हलचल बर्पा कर दी थी और मेरी सोचें जाने किस किस समत में भटकने लगी थी और मैं जाने कैसे कैसे फलसफों की गहराई में चला गया था। तवाइफ अपनी तरफ बढ़ा हुआ नोट वापस कर दे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माफ करना यार, शरफू बोला। आज अपने मुकद्दर में तफरी नहीं थी। मेरे ख्याल में तो काफी तफरी हो गई। मैंने मुस्कुराते हुए मुतमईन लहजे में कहा, तुम तो इस तरह मुआजरत कर रहे हो जैसे वो बदमाश तुम्हारे अपने ही भेजे हुए थे। वो हंस दिया। उसकी हंसी भी फीकी सी थी, वो भी कुछ खोया खोया सा था। गाड़ी में बैठकर हम वापस चल दिए। वापसी में शरफू ने रूट बदल दिया और मुझे कुछ और रास्तों के बारे में बताने लगा। मैं कुछ ज्यादा ही तेजी से शहर से मायूस होता जा रहा था, शायद इसलिए कि ये लाहौर शहर तो एक मुद्दत से मेरे ख्वाबों में बसा हुआ था। पहली बार यहाँ आया था तब भी इस शहर की हर चीज़ मुझे शनासा सी लगी थी। अब तो शनासाई गोया कुछ और बढ़ गई थी। मैं अभी ये फैसला तो नहीं कर सका था कि मैं करूँगा क्या, लेकिन ये फैसला बहरहाल ज़रूर कर चुका था कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इसी शहर में रहूँगा। मेरी कहीं जड़ें थी न शाखें। किसी शहर में मेरा कोई दोस्त था न कहीं कोई ऐसा रिश्तेदार जो मेरी रफाकत की तलब में बेचैन होता। मैं तो कहीं भी डेरा डाल लेता, मेरे लिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। इस सूरत में बेहतर यही था कि वहाँ रहा जाए जहाँ रहने का रूह मुतालबा करती थी। अब यहाँ ख्वारी मेरे हिस्से में आती थी या खुशहाली और मुसर्रत, दोनों ही सूरतें मुझे कबूल थीं। हम वापस पहुंचे तो जमील बरामदे में खड़ा था। गाड़ी से उतरने से पहले मैंने शरफू से पूछा, इस शख्स का यहाँ क्या मुसर्रफ है? कोई ख़ास नहीं, उसे मामूली कामों के लिए रखा गया है। एक तरह से तुम इसे मेरा मददगार कह सकते हो। शरफू बोला। गाड़ी से उतरकर हम बरामदे में पहुंचे तो जमील मुदबाना अंदाज में शरफू से मुखातिब हुआ, सर तकरीबन 10 मिनट पहले बास का फ़ोन आया था, आपसे कोई बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा था कि जैसे ही आप आएँ उन्हें फ़ोन कर लें। तुमने बास को याद नहीं दिलाया कि सेंचर की रात मेरी अपनी होती है। इस रात मेरे अपने कुछ प्रोग्राम होते हैं। शरफू कदरी नागवारी से बोला। मुझे उसके लहजे पर हैरत हुई। मैं तो उसे महज सर तस्लीम खम करने वाला एक मामूली करिंदा समझता था। बास को याद दिलाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें याद था। जमील बोला। खुद ही कह रहे थे कि खास ही मामला है जिसमें सिर्फ शरफू ही को भेजा जा सकता है। अगर कोई और इस काम को कर सकता तो वो सेंचर की रात तुम्हें हरगिज तलब न करते। हम शरफू ने पुरख्याल अंदाज में हुनकारा भरा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुम चलकर ड्राइंग रूम में बैठो, मैं बात से बात करके आता हूँ। मैंने पहले अपने कमरे में जाकर मुंह हाथ धोया, अपना हुलिया दुरुस्त किया, फिर ड्राइंग रूम में पहुंच गया। शरफू अभी तक गालबन किसी कमरे में फ़ोन पर मसरूफ़ गुफ्तगू था। मैंने अभी कुर्सी संभाली ही थी कि मिस ट्रैप खटखट करती कमरे में आ गई। मैंने घर में दाखिल होने के बाद उसकी तलाश में इधर उधर नजरें दुराई थी, मगर वो कहीं नजर नहीं आई थी। वो जैसे किसी खुफिया गोशे में बैठी इन लोगों की हरकत और सकनात का जायजा लेती रहती थी। खाना लगा दूं? उसने झुक कर कुछ प्लेटें मेज पर रखते हुए पूछा। उसके लिबास से उसी मखसूस कलोन की खुशबू फूट रही थी जो गालबन उसे कुछ ज्यादा ही पसंद था, लेकिन उस खुशबू में उसके अपने वजूद की खुशबू भी शामिल थी। हाँ लगा दो, मैंने थूक निगल कर जवाब दिया। वो खाना लगाने लगी। मैं खामोश बैठा उसकी हरकत और सकनात का जायजा लेता रहा। उसने एक बार भी आंख उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। कमबख्त बड़ी कठोर थी। खाना लग चुका था। शरफू भी आ गया। वो किसी सोच में डूबा हुआ नजर आ रहा था। वो बैठकर जल्दी जल्दी प्लेटें अपनी तरफ खिसकाते हुए बोला, भाई मैं खाना खाते ही जा रहा हूँ, शायद अल सुबह ही वापसी हो। और हाँ, बास ने कहा है कि कल रात 9 बजे वो तुमसे मुलाकात करेंगे, तैयार रहना और कहीं जाने का प्रोग्राम मत बनाना, मैं तुम्हें ले चलूंगा। बहुत बेहतर, मैंने सारी लाया। मेरा दिल कह रहा था कि अब मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या करना चाहिए, और ना ही मुझे आज खुद इस मौजू पर कासिम खान से बात करने की जरूरत थी। यकीनन वो खुद ही इस मौजू पर आ रहा था। शरफू तो जल्दी जल्दी खाना खाकर रुखसत हो गया। मैं खासी देर तक बैठा हर डिश से इंसाफ करने की कोशिश करता रहा। हर डिश बेहद लजीज थी। खाना खाकर मैं उठा तो जहन पर अजीब सा खुमार तारी हो रहा था। मालूम होता था कि जब पी थी उस वक्त उसने कोई खास असर नहीं दिखाया था, अब चढ़ रही थी, या फिर शायद ये खाने का खुमार था। अपने कमरे में पहुंचकर कपड़े बदलकर मैं किसी पेटू मगरमच्छ की तरह बिस्तर पर चित हो गया और अपने आप को समझाने लगा, बरखुदार अफजल साहब, खाने लजीज हों तो यूं नदीदों की तरह मत टूट पड़ा करो। एक तो कई दिन से तुम वर्जिश वगैरह नहीं कर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पेट अनजानी राहों पर गामजन होकर आगे निकल जाए कि फिर इसे वापस बुलाना मुमकिन न रहे। नींद भी नहीं आ रही थी और आंखें खुली रखने को भी जी नहीं चाह रहा था। ज़हन गोया आसमान और ज़मीन के दरमियान कहीं मुअल्लक था। इस दौरान मिस ट्रैप ने दरवाज़ा खोलकर कमरे में झांका और सपाट लहजे में पूछा, किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं? नहीं, बस जरा वार्डरोब खोलकर मेरा ब्रीफकेस मुझे देती जाओ। आहिस्तगी से अपने अक्ब में दरवाज़ा बंद करके वो वार्डरोब से ब्रीफकेस निकालकर बेड साइड टेबल पर रखकर वापस जाने लगी तो मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। मुझे दरअसल तुम्हारी ज़रूरत है, मैंने खालस लफंगों वाले अंदाज में कहा।
आखिर तुम इतनी मगरूर क्यों हो? उसके बाद मालूम नहीं क्या हुआ, जो कुछ भी हुआ वो बहरहाल कोई अजीब ही अमल था जिसके तहत मैंने अचानक बिस्तर से उछलकर हवा में कलाबाजी खाई और यूं ऊंधा बेड पर आन गिरा जैसे मैं कोई भारी भरकम कड़ियल जवान नहीं बल्कि महज एक आमलेट था जिसे खानसामा ने फ्राइंग पैन में तलते वक्त हवा में उछाल कर पलट दिया था। उसके बाद मेरी कनपट्टी पर हथौड़ा सा पड़ा और चंद लम्हे के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जल्दी ही मेरी आंखें दोबारा देखने के काबिल हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं बेहोश नहीं हुआ। मैं मुंतजिर रहा कि अभी कोई और छोटी मोटी क़यामत भी टूटेगी, लेकिन खैरियत ही रही। मुझ में इतनी सकत नहीं थी कि सीधा हो सकता। ऊंधा ही लेटा आंखें पटपटा रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो भी स्ट्रैप ही ने किया है। क्या वो कमबख्त जोड़ो जानती थी? बड़े इत्मीनान से वो सिंघार मेज का स्टूल खींच कर मेरे करीब बैठ गई। मैंने करवट लेना चाहिए लेकिन कामयाब न हो सका। उल्लू की पट्टी ने शायद किसी खास ही रग पर हाथ मार दिया था कि जिस्म जैसे ही बेजान होकर रह गया था। कहो, मजा आया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने कोई जवाब न दिया। मेरी पलकें खुद ब खुद ही तेजी से चपकती जा रही थीं। तुमने पहली बार जब मेरी तरफ देखा था तब से मैं तुम्हारी आंखों में फतूर की परछाइयां देख रही हूँ। वो संजीदगी सी बोली। मेरा ख्याल था कि मेरी सर्दमैरी देखकर तुम बाज आ जाओगे, लेकिन तुम बहुत ढीठ आदमी हो। उसने अपनी मर्दाना कमीज का कॉलर दुरुस्त किया। तुम्हारा ख्याल शायद ये रहा होगा कि मैं चूंकि मशकूक किस्म के लोगों के लिए काम करती हूँ और 24 घंटे तुम जैसे मफरूर किस्म के लोगों के दरमियान रहती हूँ, इनकी खिदमत गुजारी करती हूँ, इसलिए मेरी हैसियत खिलौने की सी होगी। जिसने चाहा बाजू पकड़ कर खींच लिया और मैं चूंकि काली हूँ इसलिए इस पजीराई पर दिल ही दिल में खुश होती होंगी। उसने अपने हाथों को मसलने के बाद उन पर फूंक मारकर गोया नादीदा गर्द उड़ाई और गहरी सांस ली। बहरहाल ऐसा नहीं है, अपनी ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर कर लो। दूसरी बात यह कि मैं मिस नहीं मिसेज हूँ। काफ़ी अर्से पहले जब मैं इस घर में आई थी तो मिस थी। तब से सबको आदत पड़ी हुई है कि मेरे नाम के साथ मिस लगाए रखते हैं। वैसे भी सब मुझे हमेशा तन्हा ही देखने के आदी रहे हैं, इसलिए उन्हें शायद याद ही नहीं रहता कि मेरा एक शोहर और एक छोटी सी बच्ची भी है। यकलख्त वो उठ कर खड़ी हुई। ज़रा मेरे साथ आओ, उसने इशारा किया। मेरी तरफ से जब आंखें पटपटाने के सिवा कोई रद्दअमल जाहिर ना हुआ तो उसने मेरा हाथ पकड़कर एक खास अंदाज से हल्का सा झटका दिया। मेरे पुर्जे शायद कुछ हिल गए थे। उस झटके से वो गोया किसी हद तक अपनी अपनी जगह पर वापस आए और मेरे जिस्म में कुछ जान भी आई। उसने महसूस कर लिया था कि सहारे के बगैर मैं नहीं चल सकूंगा। मेरा हाथ थाम कर वो बाहर ले चली। मैं किसी अंडर ट्रेनिंग फकीर की तरह उसका सहारा लिए खड़ा होता हुआ बाहर चला जा रहा था। वो पिछले रास्ते से कोठी की असल इमारत से बाहर आई। पिछली तरफ भी कोठी की 4 दीवारी में काफी जगह खाली पड़ी हुई थी। उस तरफ एक एनेक्सी थी जो शायद सर्वेंट क्वार्टर का काम देती थी। वो मुझे इस तरफ ले जा रही थी, लेकिन मैंने पहले रुककर खुली हवा में चंद गहरी गहरी सांसें लेना बेहतर समझा। इस अमल से मुझे अपने औसान बहाल करने में बड़ी मदद मिली। अब मैं अपने आप को तकरीबन नॉर्मल महसूस कर रहा था। अलबत्ता कनपट्टी अभी बदस्तूर दुख रही थी। बिलाकर हम एनेक्सी की एक खिड़की के करीब जा पहुंचे। उस कमरे में रोशनी थी। खिड़की का पर्दा हटा हुआ था और पट भी थोड़ा सा खुला हुआ था। मिस्टर ने पहले खुद मोहतात अंदाज में अंदर झांका और फिर मुझे इशारा किया। मैंने झांक कर देखा। वो ओस दर्जे का एक साफ सुथरा बेडरूम था। डबल बेड पर सुनहरे बालों और गुलाबी चेहरे वाली एक फूल सी बच्ची लेटी थी। उसकी उम्र 1.5 या 2 साल होगी। करीब ही एक शख्स बैठा बड़े इन्हिमाक से उसे फीडर पिला रहा था और वो उसके पास आलती पालती मारे बैठा था, मगर मैं अंदाजा कर सकता था कि उसका कद 6 फुट से कम नहीं था। बच्ची की तरह वो भी बेपनाह खूबसूरत था। सुनहरी बाल, सुर्ख सफ़ेद रंगत, गुलाफी आंखें, तीखे नकूश और खूबसूरत घनी मूछें। उसका जिस्म कसरती और सीना चौड़ा था। बच्ची को दूध पिलाते हुए बच्चों ही जैसी आवाज़ बनाकर उससे बातें भी करता जा रहा था। फीडर तकरीबन खाली हो चुका था। बिलाकर फीडर लेकर वो शख्स कमरे से बाहर चला गया। मिस्टर मेरा हाथ पकड़कर दूसरी खिड़की पर ले आई। ये खिड़की एक कुशादा किचन की थी। उस खिड़की से मैंने देखा वो शख्स नहायत नफासत से फीडर को सिंक में धो रहा था। फीडर धोकर उसने उबलते हुए पानी के एक बर्तन में डाल दिया। सिंक पर चाय का एक कप पड़ा था, उसे भी उठाकर उसने नहायत मशाकी और नफासत से धोकर कपड़े से खुश्क करके क्राकरी केस में रखा। चूल्हा बंद किया और नाकदाना नजरों से किचन का जायजा लेकर बाहर चला गया। एक बार फिर हम बेडरूम की खिड़की पर आ गए। अब वो शख्स वार्डरोब से कपड़ों का एक छोटा सा ढेर निकाल चुका था। इस्त्री की मेज पर खड़ा होकर वो बड़ी दिलजमी से कपड़े इस्त्री करने लगा। उनमें बेशतर कपड़े मर्दाना ही थे, लेकिन मैं अंदाजा कर सकता था कि वो मिस ट्रैप ही के थे। बच्ची सोने की कोशिश में करवटें बदल रही थी। मैं खिड़की से हट गया। मिस्टर मुझे बाजू से थाम कर कुछ दूर ले गई। ये सुगड़ और सलीका शार शख्स कौन था? मैंने नीची आवाज में पूछा। मेरा शोहर। और कौन? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा, गोया बजुबान खामोशी कह रही हो। क्या अभी इस सवाल की जरूरत बाकी थी? मैंने थूक निकल कर एक नज़र उसकी तरफ और एक नज़र अनेक्सी की तरफ देखा। मुझे शरफू की बात याद आई। मिस ट्रैप के बारे में उसने बताते हुए कहा था, ये औरत मर्द को मक्खी बनाकर दीवार से चिपकाने का फन जानती है। मुझे उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा मालूम
मालूमात नहीं थी और इसलिए मैं उसके दीगर कारनामों के बारे में कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन बहरहाल जो मिसाल मैं देख चुका था वो काफ़ी तसल्ली बख्श थी। वो बच्ची भी तुम्हारी है। मैं मजीद एक अहमकाना सवाल किए बगैर नहीं रह सका था। जाहिर है वो इत्मीनान से बोली, खुदा का शुक्र है मेरी बच्ची बाप पर गई है, मुझ पर नहीं गई। मैं एक लम्हे खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा, फिर अचानक मैंने पूरी कुव्वत जमा करके बिजली की तेजी से उसकी कनपट्टी पर घूंसा सेज किया। वो कटे हुए शहतीर की तरह फर्श पर गिर पड़ी। मैंने चंद लम्हे इंतजार किया लेकिन वो नहीं उठी, आंखें बंद थी। मैंने उसे वहीं छोड़ा और अपने कमरे में आ गया। मुझे उम्मीद थी कि कुछ देर बाद वो खुद ही होश में आ जाएगी और उठकर अपनी एनेक्सी में चली जाएगी। अपने कमरे में आकर मैं इत्मीनान से सो गया। मेरे दिमाग पर जो बुखार चढ़ा हुआ था वो उतर गया था। दूसरी सुबह में सोकर उठा तो जहन काफ़ी हद तक हल्का फुल्का था। ताज़ा अखबारात मेरे करीब ही रखे थे। मालूम नहीं कौन रख गया था। तीनों अखबारों की शायद सुर्खियाँ मेरे लिए गैर दिलचस्प थीं। मेरे लिए सबसे अहम खबर वो थी जो सिंगल कॉलम में एक कोने में छपी हुई थी और सिर्फ चंद सत्रों पर मुश्तमिल थी। दरिया रावी का एक कटा हुआ हिस्सा जिसे बुढ़ा दरिया कहा जाता था, उसमें गुज़िश्ता रोज़ एक लाश पाई गई थी, बुरी तरह फूली हुई, एक मर्द की लाश जिसके कोहले में गोली पेवस्त थी। लाश का मुख्तसर सा हुलिया दर्ज करते हुए अपील की गई थी कि अगर इसका कोई वारस हो तो शाम तक पुलिस से राब्ता कायम करे, वरना इसे लावारस करार देकर दफन कर दिया जाएगा। ताहम पुलिस तफ्तीश जारी रखेगी। मैंने अखबार फर्श पर फेंक दिया और देर तक घुटनों में सर दिए बैठा रहा। ख्यालात का पेंडोरा बॉक्स एक बार फिर खुल गया था। जहन में जैसे अनगिनत कनखजूरे सपोलिये रिंग रहे थे और मेरी नस नस को डस रहे थे। अशरफ खान, क्या वाकई तुम लावारस दफना जाओगे? फिर इस आईने में मैंने अपने मुस्तकबिल का अक्स देखने की कोशिश की। क्या मेरा अंजाम भी यही होगा? एक लावारस लाश, फूली हुई मसक शुदा लाश, जिस्म के किसी हिस्से में बस शुदा गोली, अखबार के कोने में चंद सतरी खबर। बस क्या यही जिंदगी थी? क्या यही जिंदगी का हासिल था? सारी भाग दौड़ और सारी जद्दोजहद का? फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी, खुद ही अपना दिल बढ़ाया। नहीं मोहम्मद अफजल, तेरे तेवर बताते हैं कि तू एक ताकतवर आदमी बनेगा और ताकतवर आदमी की मौत भी उसकी जिंदगी के शयाने शान हुआ करती है। किसी तरह भी हो सके ताकतवर बनने की कोशिश करो और फी ज़माना सबसे बड़ी ताकत दौलत है। मुझे नहीं मालूम कि कब दरवाज़ा खुला और कब मिस ट्रैप दोनों हाथ कमर पर टिकाए मेरे सामने आन खड़ी हुई। मैं उसकी आवाज़ सुनकर चौंका। मैं चाहती तो तुम्हारी खोपड़ी के 2 हिस्से कर सकती थी, वो कह रही थी, लेकिन मैं अब मजीद हंगामा आराई नहीं चाहती, क्योंकि इस तरह तो हंगामा आराई का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होने पाएगा। लेकिन तुम मुझे इतना ज़रूर बता दो कि रात तुमने मुझे घोंसा क्यों मारा था। ये बताने के लिए मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया था। मैंने गहरी सांस लेकर अपने ख्यालात से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने कब कहा कि तुम कमज़ोर हो? ताकत में तो जाहिर है मेरा तुमसे कोई जोड़ नहीं। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैंने तुम्हें ताकत से नहीं तकनीक से मारा था। टेक्निक से नहीं, तुमने मुझे बेखबरी में मारा था। मैंने कहा, अगर मैं खबरदार होता तो थोड़ी बहुत टेक्निक मैं भी दिखा सकता था। बेखबर कहाँ थे तुम? वो खफगी से बोली, मेरे अलावा तो तुम किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जा नहीं थे। वो तो दुरुस्त है, लेकिन मैं तुमसे हमले की तवक्का नहीं कर रहा था, और ये बेखबरी ही की एक किस्म है मिस ट्रैप। मैंने कहा, ओ खुदा का वास्ता। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे टटपुंजिया किस्म के जासूसी नावलों वाले इस नाम से मत पुकारो, और मैं कल तुम्हारी गलतफहमी अच्छी तरह दूर कर चुकी हूँ कि मैं मिस नहीं मिसिज हूँ, मिसिज एंडरसन। वैसे मेरा नाम जूली है और मैं इसी नाम से पुकारा जाना पसंद करती हूँ। तुम्हारा शोर इधर ही का है? मैंने पूछा। रहने वाला इधर ही का है, नस्लन रशियन है, उसने जवाब दिया। अच्छा जूली, अब तुम जाओ। मैंने इत्मीनान से कहा, मुझे जब किसी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें ज़हमत दूंगा। मैंने तुम्हें इस नज़र से देखना बंद कर दिया है जिससे अब तक देख रहा था। अब तुम मेरी तरफ से इत्मीनान रखो। अब मेरी नज़र में तुम में और सामने रखी हुई तपाई में कोई ख़ास फ़र्क नहीं। गुड, उसने तमानियत से गर्दन हिलाई। इसका मतलब है तुम बिल्कुल ही गधे नहीं हो। नहीं, मैं उसका कज़न हूँ। मैंने कहा, अब तुम जाओ और मेरे लिए नाश्ते का बंदोबस्त करो, मैं तैयार होकर आ रहा हूँ। वो अपने सर का वो हिस्सा सुलाती हुई बाहर चली गई जिस पर मैंने गुज़िश्ता शब उसे घूंसा रसीद किया था। वो दिन मैंने पढ़ने, ऊँगने, सोचने और खाने में गुजारा। दोपहर को जब माहौल पर वीरानी सी छाई तो मैंने लान पर जाकर थोड़ी सी दौड़ लगाई और चंद मिनट तक डंड बैठके भी लगाई। तबीयत पर छाई हुई कसलमंदी किसी हद तक दूर हो गई थी। शरफू सारा दिन मुझे नजर नहीं आया था। रात के खाने पर वो पहुंच गया। वो एक नीली फॉक्स वैगन में आया था। खाने के बाद उसने घड़ी देखी और मुझे साथ लेकर उसी गाड़ी में कासम खान की कोठी की तरफ चल दिया।